हम लोग भूगोल के पहले चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग में प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। प्राकृतिक संसाधन में हम आपको इस टॉपिक से संबंधित जितने सारे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लघुतरीय प्रश्न थे, तो पिछले वीडियो अर्थात ज्योग्राफी जो पहला चैप्टर ज्योग्राफी का जो दूसरा पार्ट वीडियो है उसमें हम आपको सारे वस्तुनिष्ठ और लघु प्रश्न उत्तर को बताए थे। तो इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हुए कुछ दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सारे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। उससे पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि जितने सारे भी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने स्टूडेंट हैं जो संडे को लाइव टेस्ट देना चाहते हैं। तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने स्टूडेंट हैं जो संडे को लाइव टेस्ट देना चाहते हैं। अगर कुछ ज़्यादा स्टूडेंट का कमेंट आता है तो हम यहाँ पर संडे को लाइव टेस्ट जरूर रखेंगे। तो जितना अधिक से अधिक हो सके नीचे कमेंट में लिखिए कि हाँ सर हम टेस्ट देना चाहते हैं। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो आपके पास समय पर नहीं पहुंच पाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जल क्रांतता कैसे उपस्थित होता है और मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। ध्यान से समझिएगा, जल क्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे कि किसी भी निश्चित स्थान पर अत्यधिक जल प्रवाहित करने अथवा अधिक सिंचाई से आवश्यकता से अधिक मिट्टी में नमी आ जाती है। कहने का मतलब हुआ अगर किसी खास स्थान को यदि हम बार बार उसको सिंचाई करेंगे तो उस स्थान पर उस मिट्टी में बहुत अधिक नमी आ जाएगी। इस परिस्थिति में मिट्टी में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं। यदि हम लोग एक ही मिट्टी को बार बार सिंचाई करेंगे तो उस स्थान पर लवणीय और क्षारीय गुण अत्यधिक हो जाएगा। उसे ही हम लोग जल क्रांतता कहते हैं। इसे इंग्लिश में वाटर लॉगिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जल क्रांतता को आप ध्यान से समझिएगा कि किसी निश्चित स्थान पर अत्यधिक जल प्रवाहित करने अथवा अधिक सिंचाई से आवश्यकता से अधिक मिट्टी में नमी आ जाती है। इस परिस्थिति में मिट्टी में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जिसे हम लोग जल क्रांतता कहते हैं। अब मिट्टी अपरदन में इसकी क्या भूमिका होती है, जल क्रांतता का मिट्टी अपरदन में क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि जल क्रांतता से मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त होने लगती है। ठीक है, जल क्रांतता से मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त होने लगती है, क्योंकि एक ही जगह एक ही मिट्टी को हम लोग बार बार सिंचाई करेंगे तो उसमें लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाएगा, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त होने लगेगी। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि खनिज आधारित उद्योगों में चूना पत्थर, खड़िया आदि के पीसने से भूमि पर जो परत बनती है उससे मिट्टी अपरदन होता है। मतलब जल क्रांतता से मिट्टी अपरदन भी होता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर कि उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ, जितने सारे भी उद्योग और कल कारखाने होते हैं उससे निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ भी भूमि और जल दोनों को प्रदूषित और अपरदन कार्य करती है। तो हम लोग जल क्रांतता को देखें। अब हम लोग चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए कि मिट्टी को हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं। इस पर आपको एक छोटा सा निबंध लिखना है। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि मिट्टी को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होने से बचाने के लिए जो भी उपाय या कदम उठाए जाते हैं उसी को हम लोग भू संरक्षण कहते हैं। मिट्टी को स्थानांतरित होने से बचाने के लिए, मतलब स्थानांतरित मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कटाव होने से बचाने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उसी को हम लोग भू संरक्षण बोलते हैं। अत्यधिक तीव्र वर्षा, तेज हवाएं, हिमानी और समुद्रिक लहरों, वनों की कटाई, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी का क्षरण होता है। अतः हम मानवों का यह परम कर्तव्य बनता है कि ऊपर वर्णित सारे गतिविधि और घटनाओं को यथासंभव रोक लगाया जाए। साथ ही साथ आसपास की बेकार पड़ी जमीनों में घास एवं पौधे लगाए जाए। फसल चक्रण में
फसल चक्रण के द्वारा भी मिट्टी का संरक्षण किया जाता है। फसल चक्रण कहने का मतलब हुआ कि बार बार हम लोग फसल को अदल बदल कर लगाएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं फसल चक्रण। मतलब एक फसल कटा और उसमें दूसरा फसल हम लोग लगा देंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फसल चक्रण। और मिट्टी पर यदि हम घास और पौधे लगाते हैं तो घास और पौधे अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी को कस के जकड़े हुए रहता है, उससे भी मृदा संरक्षण होता है। तो हम लोगों को पौधे लगाने चाहिए और फसल चक्रण के द्वारा भी मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, जो कि दीर्घ उत्तरीय का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी योगदान नगण्य है। इस बात को हमको स्पष्ट करना है। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य है, इसे स्पष्ट करें। तो हम लोग देखेंगे कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। मतलब भारत के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर होते हैं, इसलिए कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। वैसे तो भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, परंतु अस्थायी चारागाह, ठीक है, अस्थायी चारागाह, बहुत कम भूमि एवं पशुओं के लिए पर्याप्त और पौष्टिक चारा उपलब्ध न होने से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारी देश की गायों अथवा भैंसों की नस्लें बहुत कम दूध देती है। विदेश में अगर आप जाएंगे तो वहाँ की गाय और भैंस की जो नस्लें होती है वह नस्ल बहुत अत्यधिक दूध देती है। लेकिन अगर बात करें हमारे देश की तो यहाँ गाय और भैंसों की नस्लें बहुत कम दूध देती है। विदेशों में पशुओं की नस्लें अधिक दूध करती है तथा इसका रख रखाव हमारे देश की अपेक्षा अच्छी होती है। मतलब विदेशों का जो जानवर होता है, विदेशों का जो गाय और भैंस होता है वो अधिक दूध देता है, इसलिए उसका रख रखाव भी हमारे देश की अपेक्षा बेहतर होता है। कम दूध और अधिक भोजन या चारा देने से भारतीय किसान कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में आगे नहीं बढ़ पाते। कम दूध और अधिक भोजन या चारा देने से भारतीय किसान कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि न तो उनके पास अच्छी नस्लें की जानवर है, न तो उनके पास अधिक दूध देने वाले गाय और भैंस है, इसलिए वह अर्थव्यवस्था में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमारा यहीं पर प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाता है और इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वह है जल संसाधन। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे जल संसाधन को, और जल संसाधन से संबंधित जितने सारे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, लघुतरीय प्रश्न हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग जल संसाधन। तो जल संसाधन में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कोसी नदी पर कुशहा नामक तटबंध कब टूटा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में कोसी पर कुशहा नामक तटबंध जो था वो टूट गया था। चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन कि जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों में स्थित है। मतलब पूरा जल है उसका कितना प्रतिशत जल जो है वो महासागरों में स्थित है। तो 96.5% अर्थात 96.5% जल जो है वो महासागरों में पाया जाता है, महासागरों में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कि अलवणीय या मृदु जल कितना प्रतिशत है। अलवणीय या मृदु जल कितना प्रतिशत है। अलवणीय या मृदु जल कहने का मतलब होता है वैसा जल जो पीने लायक हो, जिसमें लवण की मात्रा न हो और जो मीठा जल हो। तो वह कितना प्रतिशत है? तो 2.5%, मतलब 2.5%। 2.5% जल जो है वो पीने लायक है, मतलब अलवणीय या फिर मीठा जल है। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन कि वर्षण का कितना प्रतिशत जल वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है। वर्षण का कितना प्रतिशत जल वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20% जल। 20% जल जो है वो वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहा जाता है। जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहा जाता है। तो जल गोलार्ध जो है वो दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जल गोलार्ध जो है वो दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन कि स्थल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहा जाता है। तो स्थल गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है। ठीक है, स्थल गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है।
अब देखेंगे हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन कि भारत में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है। अभी हम आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन आपके इसी लेसन से है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा और इसे याद करने की कोशिश करिएगा। हम आपको जल संसाधन के बारे में बतला रहे हैं। भारत में विश्व की लगभग कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है, तो 16% आबादी निवास करती है। भारत में विश्व की 16% आबादी निवास करती है। अब हम लोग देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन कि ताप्ती में जल भंडारण करने की क्षमता कितनी है। ताप्ती नदी में जल भंडारण करने की क्षमता कितनी है, तो 97%, मतलब 97% क्षमता है ताप्ती में जल भंडारण करने की। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राणियों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान रहता है, मतलब किसी भी मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान रहता है, तो 65%। 65% जल का अंश विद्यमान रहता है प्राणियों में, मतलब मानव के शरीर में। अब हम लोग देखेंगे 10वां नंबर कि पौधों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 से 99%। 65 से 99% जल जो होता है वो पौधों में विद्यमान रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत में प्राप्त होता है। भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22%। भारत में 22% जो है वो विद्युत वो जल विद्युत से प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत की गई। राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत की गई, तो सितंबर 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति मिल गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर 1987। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कि सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ। सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ, तो 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में सोन नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ। चलिए अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कि भारत में कुल जल का कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग करते हैं। भारत में कुल जल का कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 32%। भारत में जितना जल पाया जाता है उसका 32% जल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में कौन सा स्थान रखते हैं। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में कौन सा स्थान रखते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र एवं गंगा जो है वो विश्व की 10 नदियों में 8वां एवं 10वां स्थान रखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कि गुजरात के नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। गुजरात के नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो उस बांध का क्या नाम है, सरदार सरोवर बांध। तो गुजरात के नर्मदा नदी पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है सरदार सरोवर बांध। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल के अतिदोहन से किसका संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल के अतिदोहन से किसका संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में आर्सेनिक बोलते हैं। ठीक है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल के अतिदोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रीकरण में वृद्धि हुआ है। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जल के अतिदोहन से किसका संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है। राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जल के अतिदोहन से किसका संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जल के अतिदोहन से फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है। अब 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संशोधित राष्ट्रीय जल नीति कब प्रस्तुत हुई।
संशोधित राष्ट्रीय जल नीति कब प्रस्तुत हुई? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2002, मतलब 2002 में संशोधित राष्ट्रीय जल नीति प्रस्तुत की गई। अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए, हम आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं, तो बाहर से आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, बस यदि आप सिर्फ उतना ही पढ़ लेते हैं, उतना ही याद कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आप सारे क्वेश्चन को नोटबुक पे उतार करके याद कर लीजिएगा। अब देखिए, हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान की कौन सी एनजीओ संस्था वहां पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है? राजस्थान की कौन सी एनजीओ संस्था वहां पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरुण भारत संघ। ठीक है, तो राजस्थान में तरुण भारत संघ नामक एनजीओ संस्था है जो वहां पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार विभाजन के पहले, ठीक है, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना किस नाम से जानी जाती थी? मतलब जिस टाइम बिहार विभाजन नहीं हुआ था, उसके पहले जो इंद्रपुरी जलाशय योजना थी वो किस नाम से जानी जाती थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कदवन जलाशय योजना। कदवन जलाशय योजना, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म्स दिए गए हैं जिसको आप लोग देख लेंगे। NHPC, तो NHPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। NHPC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। BHPC, तो BHPC का मतलब हो गया बिहार हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। और NGO कहने का मतलब हुआ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 फुल फॉर्म है, इसको देख लीजिएगा। NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, BHPC मतलब बिहार हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, और NGO मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके नीचे दिया हुआ है राज्य एवं स्थान और जल संग्रह के विधि का नाम। मतलब कौन से राज्य में कौन से स्थान पर किस प्रकार से जल संग्रह किया जाता है, उस विधि का नाम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जो जल संग्रह किया जाता है उस विधि का नाम है कुल या गुल। उसी प्रकार से जैसलमेर में जो जल संग्रह किया जाता है उस विधि का नाम है खादिन। राजस्थान के अन्य क्षेत्र में जल संग्रह किया जाता है उस चीज का नाम है जोहड़। उस विधि का क्या नाम है? जोहड़। और राजस्थान में देखिए, यहाँ पर राजस्थान के अन्य क्षेत्र में जोहड़, लेकिन राजस्थान में बिरानो, फलोदी और वाडमेर विधि है जिससे वहां जल संग्रह किया जाता है। इतना तो हम आपको बाहर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके बुक में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देख लेंगे, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके बुक में दिया हुआ है वह कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। दूसरा नंबर देखेंगे कि कुछ जल का कितना अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है? हम आपको ऊपर भी बताए कि 96.5% जो भाग है वह जल महासागरों में होता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो हम आपको ऊपर भी बताए कि 65% जल की मात्रा प्राणियों के शरीर में निहित होता है। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? 65%। और पांचवा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो हो जाएगा आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। तो हम लोग यहाँ पर जल संसाधन से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे सभी को हम लोग बारी बारी से देख लिए। अब हम लोगों को यहाँ से देखना है लघु तरीय प्रश्न जो कि आपके किताब में भी दिया हुआ है, आप उससे मिला सकते हैं। तो लघु तरीय प्रश्न को हम लोग
अगले वीडियो में देखेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और अगले वीडियो में आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। तो यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।